जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबों ने रामचरितमानस के चौपाइयों के विषय में तो सुना ही होगा। उसी में से एक चौपाई है कि आपन तेज सम्हारो आपै और तीनों लोक हाँकते कांपै। हे विद्यार्थियों, यदि आप अपने जीवन में अपने सामर्थ्य को, अपने शक्ति को पहचान लेते हो तो दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम शुरू करते हैं अपनी इस परिचर्चा को। तो देखिए, हम लोग आज जो है पढ़ेंगे अवध सीरीज को। ठीक है, अवध सीरीज को, जो कि परीक्षा के दृष्टि से कम समय में रिवाइज करने के लिए बनी होती है, जिसमें आपको दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अन्य प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का जो है यहाँ आपको संग्रह देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों के संग्रह जो हैं इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, हम लोग देखिए एमए जो है तृतीय सेमेस्टर देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि एमए जो आपका सेकेंड ईयर है। ठीक है, एमए सेकेंड ईयर में हम लोग सेमेस्टर जो है, ठीक है, सेमेस्टर तीसरा देख रहे हैं। ठीक है, और वो भी हिंदी विषय का देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी विषय का। तो देखिए, आगे बढ़ने के क्रम में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अगर हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम लोग उसका सिलेबस देख लें, और सिलेबस देखने के बाद जो है उसका पीवाईक्यू यानी पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह क्या क्या है, इस दो आधार पर हमें जो है पढ़ाई अपनी करनी चाहिए। तो देखिए, आज जो है बेसिकली हम लोग यही करने वाले हैं। और हाँ, कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आ रहा होगा कि सर अवध सीरीज में जो है काफी गलतियां भी रहती हैं। तो देखो, इसे सिर्फ जो है एमए की पढ़ाई तक ही सीमित रखना। ठीक है, इसे कंपटीशन के लिए आप बिल्कुल भी यूज मत करना। ठीक है, और देखिए गलतियों से एक बात आपको सीखनी चाहिए कि सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है, और आदमी कितना भी अच्छा हो, भूल हो ही जाती है। तो इन सब के भूल को माफ कर दो। ठीक है, इसे अपनी परीक्षा तक ही, यानी कि आप एमए के लिए इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एमए, इसे आप एमए के लिए पढ़ रहे हैं तो केवल और केवल अवध सीरीज को आप एमए तक ही सीमित रखिए, यानी एमए के लिए ही यूज कीजिए, और कंपटीशन के लिए आप कोई अच्छी मार्केट से किताब उठा लीजिए, उसको पढ़ डालिए। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आगे ये देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं, अवध सीरीज देख रहे हैं और इसमें एमए देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग एमए देख रहे हैं। ठीक है, एमए, एमए हम लोग तृतीय सेमेस्टर को देख रहे हैं, और ये आपका हिंदी है, और ये 2025 की जो परीक्षा आपकी होगी उसको ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, जो आपका प्रश्न पत्र है इसको आप भैया याद कर लीजिए, और याद भी कर लीजिए। और याद करने की देखो वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, आपका जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें बकायदा लिखा रहेगा, यानी कि जो आपका प्रवेश पत्र होगा और प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, प्रवेश पत्र के आधार पर इसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिए। ध्यान में इसे क्यों रखना है कि ये आप केवल हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी है। कभी कभी क्या होता है कि इसी के चक्कर में एक आपका और भी चलता है, हिंदी भाषा और साहित्य। ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य, पता लगा इसके जगह, ठीक है, इसके जगह वो वाला पेपर आपके हाथ लग गया, और आप बढ़िया शानदार तरीके से उसको लिख भी डालो, और लिख डालो, फिर बाद में एग्जामिनर का जब दिमाग वहां जाएगा, एग्जामिनर की नजर जाएगी, तो एग्जामिनर कहेगा बाबू तुम तो
ई वाला विद्यार्थी हो, ई वाला, और तुम हिंदी भाषा का इतिहास बता रहे हो। ठीक है, हिंदी साहित्य और भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा साहित्य करके रहता है, इस तरीके का रहता है। तो एग्जामिनर कहेगा तुम तो ई वाला छात्र हो और तुम पेपर ई वाला दे रहे हो, तो इसलिए 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 मेरा इतनी देर नाटक करने का आशय सीधा सीधा है कि आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है बच्चों, उस प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी काव्य प्रगतिवाद से लेकर अद्यतन। ठीक है, ये चीज आप इसलिए ध्यान में रखे रहिएगा। और ये आपका अब होता है पाठ्यक्रम, और ये आपका कोड है, इसे आप अपने जो सब्जेक्ट ऑनलाइन कराते हो उससे मिलान जरूर कर लेना। ठीक है, ये जो है आपका कंपलसरी, यानी कि आपको जो परीक्षा देना है जिनकी जिनकी, एक हो गया, दो हो गया और तीन हो गया और ये हो गया चौथा, यानी कि 4 प्रश्न पत्र, यानी कि 4 पेपर आप जहां आपका सेंटर जाएगा वहां जाओगे, बखूबी लिख कर आओगे। और जो 5वां पेपर के रूप में होता है वह आपका वाइवा होता है, यानी प्रयोगात्मक होता है। ठीक है, इसलिए आपका टोटल हो जाता है 5। तो इस आधार पर आपका जो मार्कशीट बनता है बाबू, वह 500 अंकों का बनता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है। हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र देख रहे हैं, आधुनिक हिंदी काव्य जो कि प्रगतिवाद से लेकर अद्यतन तक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नागार्जुन को। ठीक है, उसके बाद बादल को, नागार्जुन की जो कविता है उसको हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पाएंगे कि नागार्जुन की कविता जो है बादल को घिरते देखा, इसको हमें पढ़ना है। और सिंदूर तिलकित भाल, इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपका है प्रतिबद्ध हूं, इसके विषय में हमें पढ़ाई करना है। और उसके बाद तालाब की मछलियां, ठीक है, इसके विषय में हमें जान लेना है। उसके बाद देखिए हमें मुक्तिबोध को पढ़ना है। ठीक है, मुक्तिबोध का जो हमें हमारे सिलेबस में काव्य लगा है वह है मुझे कदम कदम पर। और अगला जो लगा है बहुत दिनों से। ठीक है, यहाँ आप इकाई 1 में जो है, यानी यूनिट जो है आपका इकाई यूनिट 1 जो है, 1 में आपको नागार्जुन और मुक्तिबोध पढ़ना है। ठीक है, और उनके काव्य को यहाँ पढ़ना है। इकाई जो आपका 2 है, इस इकाई 2 में आप अज्ञेय जी को पढ़ेंगे। ठीक है, अज्ञेय जी का कभी कभी एग्जामिनर पूरा नाम ही पूछ लेता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इनका जो हमें पढ़ना है, सांप पढ़ना है। ठीक है, देखिए सांप से जो याद आता है, पहले जो सांपों ने जो है, अब सांपों ने अब जो है डसना बंद कर दिया है। अब कहो कि काहे डसना बंद कर दिया है, तो जो है ना आजकल इंसान जो है एक दूसरे को डस लेता है, इसलिए सांपों ने डसना छोड़ दिया। नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की, ये हमें अज्ञेय जी की पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद धूमिल महोदय हैं, इनका जो है हमें अकाल दर्शन पढ़ना है और इनका कविता पढ़ना है। और उसके बाद किस्सा जनतंत्र, इसके विषय में हमें पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपकी जो तीसरी यूनिट है, ठीक है, इकाई 3, यहां हम पढ़ेंगे मान बहादुर सिंह जी को। ठीक है, इनका हमें क्या चीज पढ़ना है, तो कविता का विश्वास कलकत्ता में। ठीक है, कविता का विश्वास कलकत्ता में। मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, देखिए मुझे अच्छा लगता है, अब आपको क्या अच्छा लगता है, इन्होंने तो बता दिया, मान बहादुर सिंह जी ने बता दिया, इन्होंने एक कविता लिख दिया कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता है, आप चाहे लिखिए, चाहे कमेंट करिए, चाहे जो करिए। उसके बाद इन्होंने लिखा हंसी स्माइल, हंसी लिख रहे हैं, ईश्वर का समकालीन, ठीक है, ईश्वर का समकालीन लाचारी। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरपत। सरपत से जहां तक मुझे लग रहा है
कि जो ग्रामीणांचल से जुड़े हमारे क्षेत्र हैं वहां पर यह जो छान वगैरह बनाई जाती है उसमें यूज किया जाता है ये सरपत। तो हम सभी जो है ग्रामीणांचल से हैं तो सरपत के विषय में भली भांति परिचित होंगे। अब देखिए ये तो हो गया, देखिए ये इतना हो गया। आपका जो पेपर है बाबू, ठीक है, पेपर, आपका जो पेपर है वह 4 होंगे, इसके विषय में आपने जानकारी ले लिया, यानी 4 पेपर होंगे, चारों को आप जाकर लिखोगे। और चारों जो है पेपर, चारों के चारों जो है 3 भागों में डिवाइड रहते हैं, यानी पहला पेपर हो गया, दूसरा हो गया, चाहे तीसरा हो गया, 3 भागों में डिवाइड रहेंगे, ठीक है। एक होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद आपका लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, दीर्घ उत्तरीय। इसी दीर्घ उत्तरीय को जो है विस्तृत उत्तरीय भी कहा जाता है, ठीक है, विस्तृत, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय या विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। तो इसमें जो है आपका इसमें 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, इस वाले खंड में, ठीक है, 4 आपको दिया रहेगा, चारों में से आपको केवल 2 करना रहेगा, ठीक है, 2 करना रहेगा। अब कैसे 2 करना रहेगा, यानी कि 4 रहेगा, उसमें आपको डिफाइन किया रहेगा कि उक्त जो आपका ये प्रश्न पत्र है, यानी कि इन प्रश्नों को आपका जो खंड सा रहेगा, इनको आपको इनमें से कोई 2 करना है, ठीक है, इनमें से कोई 2 करना है। आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल में दिखा दे रहा हूं पेपर का, जो ये देखिए पेपर आपका इस प्रकार आता है, यानी कि आपका पेपर जो है 3 भागों में इसी तरह विभाजित रहेगा, ठीक है, इसी तरह विभाजित रहेगा। और जो आपका देखो खंड आपका इधर सा है, ठीक है, खंड सा, ये दिख रहा होगा आपको, खंड सा, ठीक है, खंड सा, खंड सा में आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, खंड सा में जो है आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। कितना दिया रहेगा बाबू, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन संख्या जो है 9, 10, 11 और 12, यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र होगा वह जो है 12 प्रश्न आएंगे, केवल 12 क्वेश्चन आपको आना है आपकी परीक्षा में, केवल 12 क्वेश्चन आएगा। और देखिए इसमें से आपका जो 9वां, 10वां, 11वां और 12वां रहेगा, यह आपका खंड सा के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये आप कर लीजिए, यहाँ खंड भी कर लीजिए, खंड सा, और यहां आप करेंगे खंड बा, और यहां आप करेंगे खंड आ, ठीक है। खंड सा में आपको 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन इस प्रकार से दिखेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 2 को कर लेना है, ठीक है, किन्हीं 2 को कर लेना है। और इनका जो अंक होगा, ठीक है, इनका जो अंक होगा ये आपका इस प्रकार से रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको 10.5 नंबर मिलेगा, और जब आप 2 करेंगे तो 10.5 गुणे 10.5 कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका 21 नंबर का यह क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 21 नंबर का, यानी जो आपका खंडसा रहेगा वह 21 नंबर का रहेगा। अब देखिए अब खंड बा, ठीक है, खंड बा की जानकारी लेते हैं। तो खंड बा में आपका जो है 2 से लेकर, ठीक है, खंड बा में आपका 2 से लेकर, खंड बा में आपका 2 से लेकर लगभग आपका 8 तक, ठीक है, 8 तक प्रश्न 2 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 2 से लेकर 8 तक रहेगा, ठीक है, प्रश्न 2 से लेकर 8 तक रहेगा,
ठीक है, प्रश्न 2 से लेकर 8 तक रहेगा, लेकिन इसमें से आपको किन्हीं 4 के विषय में करना होगा। ठीक है, किन्हीं 4 के उत्तर इसमें देना होगा। ठीक है, किन्हीं 4 के। अब देखिए यहां आपका क्या नंबर हो जाएगा, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 6 हो जाएगा, बराबर आपका 24 हो जाएगा। और अति लघु उत्तरीय जो है आपका प्रश्न नंबर 1 रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 रहेगा, जो कि आपका क ख ग घ करके विभाजित रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपका इसमें 10 पॉइंट रहेगा। ठीक है, 10 पॉइंट। तो एक क्वेश्चन जो है आपका ये 3 अंकों का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका 3 अंकों का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये 30 हो जाएगा। तो यहाँ अब तक हमने देखा कि खंड आ से हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद खंड बा में हमें 24 मिल रहा है, और उसके बाद जो खंड सा से है हमें 21 नंबर मिल रहा है। सबको इकट्ठा जोड़ देंगे तो हमारा 75 अंक आ जाएगा। यानी कि जो हम सेंटर जाएगा हमारा लिख के आएंगे, उसमें हमें आपको जो है इतना अंक यानी कि 75 अंकों का लिख के आना होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा पेपर जो है हिंदी का डिवाइड कर लिया। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब आगे मैं बताता रहूंगा। और बाकी जो पैटर्न रहेगा, जो फॉर्मेट रहेगा, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह फॉर्मेट जो है यही होने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट जो है सेम है। और हाँ, नंबरों की प्रकृति जो है आपसे यहाँ 4 ही करवाएगा, लेकिन जो है ये अंक विभाजन है या थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, कर दे या वही सेम ही रखे, तो इससे आपको तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग करेंगे यहाँ प्रश्न और उत्तर। ठीक है, हम लोग यहाँ प्रश्न और उत्तर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न और उत्तर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। हम लोग देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ खंड आ कर रहे हैं। ठीक है, खंड आ। देखिए कोशिश करूंगा कि खंड आ से जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं जो आपके इस पीले पन्ने में दिया गया है, इस पीले पन्ने को मैं आज हो सकता है पूरा का पूरा कंप्लीट ही करा दूं। ठीक है, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रगतिवाद की प्रमुख 5 विशेषताएं बताइए। तो आप सभी जल्दी जल्दी से बताइए कि प्रगतिवाद की जो 5 विशेषताएं हैं वह क्या क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सभी बताएंगे कि प्रगतिवाद की जो 5 विशेषताएं हैं वह क्या क्या है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो देखिए प्रगतिवाद की जो 5 विशेषताएं हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। शोषकों के प्रति रोष एवं घृणा, क्रांति की भावना, नारी मुक्ति का आवाहन, यथार्थवादी चित्रण और रूढ़ियों का जो है विरोध। तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रगतिशील लेखक संघ कब स्थापित हुआ, इसका उत्तर होगा आपके सामने 1936। ठीक है, इसका उत्तर होगा आपके सामने 1936। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसका जो है प्रथम अधिवेशन हुआ था, उस प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वह कौन थे। ठीक है, तो आप सभी को बताना है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। देखिए आगे आपको पूछा जा रहा है कि प्रगतिवाद का समय क्या है। प्रगतिवाद का समय क्या है, तो प्रगतिवाद का समय जो है 1936 से 43 तक है। प्रगतिवाद के 5 कवियों का नाम बताइए। तो आपको नाम बताना है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है, भगवती चरण वर्मा, और उसके बाद आपके अगले हैं शिव मंगल सिंह सुमन और नागार्जुन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है।
प्रयोगवाद का जो आरंभ है वह कब से माना जाता है? आप बताएंगे प्रयोगवाद का आरंभ जो है अज्ञे के प्रथम जो तार सप्तक है जो कि 1943 ईस्वी में आया था वहां से माना जाता है। उसके बाद अगला जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि प्रयोगवाद की 5 प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी जा रही हैं हमसे। तो आइए देखते हैं वह पांचों प्रवृत्तियां क्या थी। तो प्रयोगवाद की जो 5 प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह इस प्रकार से हैं, ठीक है, निम्नलिखित है। पहला है आपका अतिशय यथार्थवादी भावना, अहमनिष्ठ व्यक्तित्ववादी भावना, वैज्ञानिक युग बोध, लघु मानव की सम प्रतिष्ठा, रीतिकालीन सिंगारिकता की आवृत्ति। तो इस तरीके से चीजें आपकी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? जल्दी जल्दी से बताइए, जो प्रयोगवाद है वह किसके दर्शन से प्रभावित है? यह बहुत ही सरला क्वेश्चन है, आप सभी आशा करता हूं बता ले जाएंगे। बहुत ही सरला क्वेश्चन है, आशा करता हूं आप सभी जो है इसको बता ले जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे। देखिए फ्रायड, ठीक है, फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। अब यहाँ आपसे नागार्जुन का जन्म पूछा जा रहा है। तो नागार्जुन का जो जन्म है वह है 30 जून 1900 ईस्वी को तरौनी दरभंगा में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो आप पाएंगे कि वैद्यनाथ मिश्र। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है कि नागार्जुन संस्कृत एवं मैथिली में किस नाम से कविताएं लिखते थे? तो ये भैया आपका यात्री हो जाएगा। उसके बाद देखिए नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका राम के प्रति, जो कि 1935 ईस्वी में प्रबंध में छपी थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। भस्मांकुर नामक जो खंड काव्य है वह किसका है? जल्दी जल्दी से बताओ किसका है? कोई कोई कहेगा यहाँ कि सर मेरा तो नहीं है, ठीक है, मेरा नहीं है। तो जो जो कह रहे हैं कि मेरा नहीं है, ठीक है, वह कमेंट में जो है लिखेंगे कि सर मेरा तो नहीं है। तो इस तरीके से चीजों को आपको आगे बढ़ते हैं। भस्मांकुर जो है नागार्जुन जी का है, यानी खंडकाव्य जो है नागार्जुन जी का है। फिर यहाँ पूछा जा रहा है नागार्जुन की किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला? ठीक है, नागार्जुन के जो रचनाएं हैं उनमें से किस रचना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए ये है आपका पत्रहीन नग्न गाछ। अगला क्वेश्चन है आपका डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा? अब बच्चन जी ने नागार्जुन की कविताओं को क्या कहा आपको बताना है। तो आप बताओगे कि गुरुजी नुक्कड़ कविता बोले, यानी कि नाटक बोले उसको, कि नुक्कड़ जो जगह जगह चौराहे पर की जाती है उसको नुक्कड़ कविता। अगला है आपका प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, जो प्रगतिवाद है उसका सलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहां आप करेंगे नागार्जुन को ही। और देखिए तुम्हारी दंतुरित मुस्कान एवं हरियन गाथा किसकी रचना है? फिर भी आप कहोगे नागार्जुन। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है 18वां क्वेश्चन, नागार्जुन को जनवादी कवि जो है किसने कहा? तो यहां आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। उसके बाद अगला है आपका नागार्जुन को किस रूप में जाना जाता है? तो नागार्जुन को जो है
राजनीतिक कवि के रूप में जाना जाता है। अब पूछ रहा है नागार्जुन की मृत्यु के बारे में। तो देखिए 5 नवंबर 1998 में दरभंगा बिहार में इनकी मृत्यु हो जाती है। नागार्जुन ने जो है किस कविता के विषय में लिखा कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो देखिए ये है प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। उसके बाद देखिए ये तो आपका मिट ही गया, इसको मिटा ही लेते हैं हम। वैदेह उपनाम से कौन कविता लिखता था? तो जो वैदेह उपनाम है, ठीक है, वैदेह उपनाम, वैदेह उपनाम से जो है नागार्जुन जी कविता लिखते थे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे। नागार्जुन का पूरा नाम पूछ रहा है, ठीक है, नागार्जुन का पूरा नाम पूछ रहा है। तो ये आप शुरू में भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके थे कि वैद्यनाथ इनका पूरा नाम था। फिर उसके बाद देखिए कविता संग्रह, नागार्जुन के कविता संग्रहों का जो है उसको आपको नाम बताना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि युग धारा हो गया, सतरंगे पंखों वाली हो गया, प्यासी पथराई आंखें हो गया। उसके बाद आप तालाब की मछलियां देखेंगे, चंदना देखेंगे, खिचड़ी विप्लव देखा हमने देखेंगे, तुमने कहा था देखेंगे, पुरानी युवतियों का कोरस देखेंगे, हजार हजार बाहों वाली देखेंगे, पका है यह कटहल ये भी देखेंगे, अपने खेत में यह भी देखेंगे, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, यह भी इनके कविता संग्रहों में देखने को आप पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नागार्जुन प्रगतिशील कवि हैं, बताइए क्या नागार्जुन जो है प्रगतिशील कवि हैं? तो वही पूछ रहा है कि नागार्जुन के काव्य में जहां एक और प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों का विस्तार है और वहीं दूसरी ओर जो है और प्रयोग एवं परंपरा के प्रति आदर भावना या रुझान उनकी मूलवर्ती चेतना प्रगतिशील या प्रगतिकामी है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का फुट, ठीक है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का फुट होने के कारण, ठीक है, राष्ट्रीय भावना का फुट होने के कारण, ठीक है, राष्ट्रीय भावना का फुट होने के कारण जो है विकास क्रम विस्तृत है, जनवादी या साम्यवादी विचारधारा को आदर देने के कारण नागार्जुन के काव्य में हमें उसकी निश्चय एवं अत्यंत सूक्ष्म गहन अभिव्यक्ति मिलती है। काव्य में जीवन के जीवांत रूप या शाश्वत जीवन मूल्यों का समावेश हुआ है। जन कल्याण की इस भावना ने उनमें व्यथा, विरोध तथा आक्रोश को लगातार पल्लवित करने का प्रण ठान लिया। तभी एक सात्विक क्रांति स्वर उनके काव्य में उमड़ पड़ा है, ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि बादल को घिरते देखा है, कविता का भावार्थ बताइए। तो बादल को घिरते देखा है, तो सबसे पहले तो आप सब भी बताएंगे कि क्या आप सबने भी बादल को जो है घिरते हुए कभी देखा है? आप सभी भी बताइए कि क्या कभी आप लोगों ने भी बादल को जो है घिरते हुए देखा है? तो कहोगे हाँ गुरुजी, जब बारिश होती है तो बारिश से पहले जो है हम लोग जो है बादल को घिरते हुए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है बादल को घिरते हुए देखा है कविता का यहाँ आपसे भावार्थ पूछा जा रहा है, ठीक है, भाव और अर्थ यानी कि भावार्थ। देखिए बादल को घिरते देखा है कविता
नागार्जुन के कविता संग्रह, ठीक है, बादल को जो है घिरते देखा है मैं, नागार्जुन की जो कविता है, कविता संग्रह युग धारा, ठीक है, युग धारा में संकलित है, ठीक है। जो ये बादल को घिरते देखा कविता है, यह युग धारा में संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। इस कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है। यह बादल कालिदास के जो हैं मेघदूत से लिए गए हैं, ठीक है, जो बिरही के पास संदेश लेकर जाते हैं, ठीक है। ये जो मेघ हैं यह कालिदास के मेघ हैं, ठीक है, यह कालिदास के मेघदूत हैं, ठीक है। ये जो बादल हैं यह कालिदास के मेघदूत हैं, जो अपने बिरही के पास उसका संदेश लेकर जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। इन्हीं बादलों के साथ कस्तूरी मृग की बेचैनी बर्फीली घाटियों में क्रंदन करते चकवा चकुई और किन्नर किन्नरियों के काल्पनिक चित्रण को बादल के साथ संबंध कर प्रस्तुत किया गया है। देखो, प्रस्तुत कविता कल्पना की दृष्टि से जो है कालिदास एवं निराला की काव्य परंपरा की सारथी है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ चीजों को देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, यहां आपसे कहा जा रहा है कि मुक्तिबोध किस तार सप्तक के कवि थे। मुक्तिबोध जो हैं किस तार सप्तक के कवि हैं। तो आप सभी को जल्दी से बताना है कि मुक्तिबोध जी किस तार सप्तक के कवि हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। तो मुक्तिबोध जी जो हैं यह आपके प्रथम तार सप्तक के संपादक हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि मुक्तिबोध की मातृभाषा क्या है। तो मुक्तिबोध की मातृभाषा जो है मराठी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है। ये तो आपको जरूर पक्का पता होगा कि यह जो है मुक्तिबोध की ही रचना है। अब देखिए, नई कविता आंदोलन से जुड़े एक कवि का नाम बताइए। तो यहां भी आपका मुक्तिबोध ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रेत का बयान, ठीक है, प्रेत का बयान कविता किसकी है। प्रेत का बयान भैया भूत, भूत एक बयान, यानी कि भूत जो काव कहत है, इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। भूत क्या कह रहा है, वह क्या जवाब दे रहा है, यह जो है किसकी कविता है। तो ये भी आपके मुक्तिबोध की हो जाएगा। काठ का सपना किसका काव्य संग्रह है। तो ये भी आपका मुक्तिबोध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला है मुक्तिबोध की कौन सी कविता आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। फिर उसके बाद मुझे कदम कदम पर हो जाएगा बहुत दिनों से। एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है। तो ये भी आपका मुक्तिबोध का हो जाएगा। अब देखिए, मुक्तिबोध का पूरा नाम, अब देखो यहाँ आपसे बता दिया कि गजानन माधव मुक्तिबोध। अब फिर यहाँ पूछ रहा है कि मुक्तिबोध का जो है पूरा नाम क्या है। देखिए, मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ इसके विषय में कह रहा है। तो देखिए, पूरा बायोडाटा ही यहाँ दिया गया है कि 13 नवंबर 1917 ईस्वी को यशोपुर शिवपुरी जिला मुरैना ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। यही मुरैना भैया जो ये आपका अगला क्वेश्चन है, अंधेरे में कविता किसकी है। अंधेरे में कविता का प्रकाशन जो है पहले किस नाम से हुआ। जो अंधेरे में कविता है उसका प्रकाशन जो है पहली बार जो है किस नाम से हुआ। बेसिकली ये चीज आपसे पूछी जा रही है। और उसके बाद देखिए, मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना किस शैली में की। तो एक का उत्तर है आपका कल्पना पत्रिका में 1964 ईस्वी में आशंका के द्वीप अंधेरे में इस नाम से प्रकाशित हुई।
और उसके बाद जो इसकी भाषा शैली है, ठीक है, इसकी रचना शैली जो है वह है फैंटेसी। फिर गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो ये आपका यही महाशय हो जाएंगे। फिर देखिए, मुक्ति बोध की रचना अंधेरे में को लावा किसने कहा? ठीक है, इनकी जो रचना है अंधेरे में, उसको लावा किसने कहा? तो लावा जो है प्रभाकर माचवे जी ने कहा। ठीक है, लावा किसने कहा? तो प्रभाकर माचवे जी ने। आगे देखिए, कुछ स्लाइड और बची है, सोच रहा हूं मैं एक ही क्लास में इसको खत्म कर दूं ताकि जो है चीजें आपको अच्छे से प्राप्त हो। ठीक है, ताकि चीजें जो है आपको अच्छे से जो है मिल जाए और प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो देखिए, अंधेरे में कविता को अस्मिता की खोज किसने कहा? ठीक है, जो अंधेरे में कविता है उसको अस्मिता की खोज जो है किसने कहा? ठीक है, तो यहां आपके हो जाएंगे नामवर सिंह जी। उसके बाद देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा 1964 और भूरी भूरी खाक धूल 1980 किसकी रचना है? तो यहाँ जैसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहला अगर आपको पता है कि चांद का मुंह टेढ़ा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको पढ़ाया कि वह गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है, तो वैसे ही आप लगा दे जाओगे कि गजानन माधव मुक्ति बोध। अब देखिए, मुक्ति बोध का जो है देहांत कब होता है? तो 12 सितंबर 1964 को होता है। उसके बाद देखिए, ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविता किसकी है? जो ब्रह्म राक्षस है कविता शीर्षक जो है, ब्रह्म राक्षस शीर्षक कविता किसकी है? तो यह भी आपकी जो है मुक्ति बोध जी की हो जाएगी। उसके बाद देखिए, खबर या भयानक बात के कवि कौन कहे जाते हैं? इसका भी उत्तर आपको जो है मुक्ति बोध देखने को मिलेगा। आगे देखिए, किस कवि की कविताएं जो हैं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती हैं? बताइए। तो ये भी आपका जो है मुक्ति बोध हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मुक्ति बोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मुक्ति बोध का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तो मुक्ति बोध का जन्म जो है 1917 ईस्वी में ग्वालियर के एक कस्बे में हुआ था। ये चीजें आप देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगला जो है आपका मुक्ति बोध का पूरा नाम, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। उसके बाद देखिए, मुक्ति बोध के काव्य की दो विशेषताएं बताइए। जो मुक्ति बोध का काव्य है उसकी दो विशेषताएं आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो वह जो दो विशेषताएं हैं बाबू, वह दो विशेषताएं हैं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित, और दूसरा है जो आपका आत्म संघर्ष की भावना का जो है उसमें चित्रण हुआ है। अब देखिए, आपका 50वां क्वेश्चन है कि द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ठीक है, द्वितीय तार सप्तक जो है आपका कब प्रकाशित हो रहा है? तो 51 में हो रहा है। ठीक है, हाँ, द्वितीय जो है आपका 51 में हो रहा है, और तीसरा पूछ रहा है तीसरा कब हुआ? तो तीसरा 59 में हो रहा है, और चौथा जो है आपका 79 में हो रहा है। ठीक है, आगे की 5 प्रयोगवादी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आगे की जो है 5 प्रयोगवादी जो रचनाएं हैं उसके विषय में यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इत्य इलम है जो कि 1946 में लिखा गया, और उसके बाद यहाँ दूसरा जो है आपका हरी घास पर क्षण भर जो कि 49 में लिखा गया, और उसके बाद आपका है बावरा अहेरी जो कि 54 में लिखा गया। फिर आंगन के पार द्वार है जो कि आपका 61 में लिखा गया। उसके बाद कितनी नावों में
कितनी बार, ये आपका 67 में लिखा गया। उसके बाद देखिए, अज्ञेय जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य एवं उपन्यास दोनों लिखा। तो ये आपका हो जाएगा नदी के द्वीप। ठीक है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता में नदी किसका प्रतीक है? तो जो इनकी कविता जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें जो है नदी का द्वीप जो है कविता, उसमें नदी जो है वह किसका प्रतीक है? तो आइए देखते हैं, जो नदी है, नदी जो है कविता में नदी को किसका प्रतीक माना गया है? तो नदी को समाज अथवा सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक माना गया है। ठीक है, बताया गया है या माना गया है। आगे हम लोग देखेंगे कि अज्ञेय जी द्वारा, ठीक है, अज्ञेय जी द्वारा वत्सल निधि की स्थापना कब हुई, कब की गई? ठीक है, अज्ञेय जी द्वारा वत्सल निधि की स्थापना जो है कैसे की गई या कब की गई? तो आप सभी को बताना है कि अज्ञेय जी ने भारतीय ज्ञान, ठीक है, भारतीय ज्ञान पुरस्कार से मिली धनराशि का उपयोग वत्सल निधि की स्थापना हेतु किया। ठीक है, यानी कि अज्ञेय जी ने जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो उनको धनराशि मिली थी, ठीक है, जैसे अज्ञेय जी को जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उससे जो उनको धनराशि प्राप्त हुई थी, उसी धनराशि से जो है उन्होंने वत्सल निधि की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद देखो, अज्ञेय जी की किस रचना में कहा गया है ये उपमान मैले हो गए हैं? यानी कि अज्ञेय जी की वह कौन सी कविता है जिसमें यह कहा गया है कि यह उपमान जो है मैले हो गए हैं? ठीक है, यह उपमान मैले हो गए हैं। तो आपका है भैया कलगी बाजरे की। उसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन जो है, अज्ञेय की रचना नदी के द्वीप में नदी एवं द्वीप क्रमशः किसके प्रतीक हैं? तो नदी को आपने जो है पढ़ ही लिया था कि वह समाज का प्रतीक था, और जो द्वीप है वह मनुष्य यानी व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखो, अज्ञेय की कौन सी रचना, ठीक है, अज्ञेय की कौन कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है? यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम में अज्ञेय जी के बारे में हम जो जो पढ़ेंगे वह पूछ रहा है। तो आपको पढ़ना है कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप, और जो होगा वह देखा जाएगा। सांप पढ़ना है भैया, सांप, सांप पढ़ना है, नदी के द्वीप पढ़ना है, और कलगी बाजरे की पढ़ना है। अज्ञेय ने किसे राहु का अन्वेषी कहा? यानी अज्ञेय जी ने किसे राहु का अन्वेषी कहा? राहु का अन्वेषी जो है अज्ञेय जी ने किसे कहा? तो देखिए, तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को, ठीक है, यानी कि तार सप्तक में जो भूमिका निभा रहे थे उन कवियों को इन्होंने जो है राहु का अन्वेषी कहा। आगे आपका आता है कि अज्ञेय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? ठीक है, कब और कहाँ हुआ था? तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कसया आधुनिक कुशीनगर में इनका जन्म हुआ था। आशा करता हूं ये चीजें इतना आपको समझ में आई होंगी। अगला जो है आपका अज्ञेय जी के बारे में ही पूछा जा रहा है कि अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ठीक है, अज्ञेय जी का जो है प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो आप बताओगे भग्न दूत। और आगे देखिए, किसे प्रयोगवाद में नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है? किसे
प्रयोगवाद यानी नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे अज्ञेय को। अज्ञेय का जो है अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था? ठीक है, अज्ञेय जी का जो है अंतिम काव्य संग्रह आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतिम काव्य संग्रह जो है, ऐसा कोई घर आपने देखा है? ऐसा कोई घर आपने देखा है? इनकी अंतिम कविता है। ठीक है, अज्ञेय जी द्वारा जो संपादित चारों तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो यहाँ आपका पहला, दूसरा, तीसरा तार सप्तक हो गया। उसके बाद देखिए आप एक में 43 देखेंगे, एक में 51 देखेंगे, और तीसरे में आप देखेंगे 59, और चौथे में आप देखेंगे 79। ठीक है, 79। ठीक है, हमारे यहाँ कुछ कुछ लोग कहते हैं 79, 79, 79। तो आप ये भी याद रखो 79, 79। ठीक है, 79। अज्ञेय की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ठीक है, यही ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, यही पाकर जो अज्ञेय जी हैं वत्सल निधि की स्थापना कर रहे हैं। इसके बारे में आप सभी जान लो बाबू कि कितनी नावों में कितनी बार 78 में जो है इन्हें इसी कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब देखो अज्ञेय को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब देखो ये ज्ञानपीठ भी मिल रहा है इनको, और उसके बाद साहित्य अकादमी भी मिल रहा है। तो अज्ञेय को किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला? तो 64 में जो है उन्हें आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अज्ञेय ने, ठीक है, अज्ञेय जी ने किसे कवियों का कवि कहा? ठीक है, अज्ञेय जी ने किसे कवियों का कवि कहा? तो ये हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद देखिए अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि कौन है? ठीक है, अस्तित्ववाद जो है उसमें आस्था रखने वाला जो कवि है उसका क्या नाम है, ये पूछा जा रहा है। तो आपके यही अज्ञेय जी हो जाएंगे। आगे देखिए आपको क्या बताना है, अज्ञेय द्वारा संपादित संपादित जो है द्वितीय तार सप्तक के कवियों का नामोल्लेख कीजिए। यानी कि अज्ञेय जी ने जो द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित किया उसके जो है कौन कौन से कवि थे? तो देखिए द्वितीय तार सप्तक के जो कवि हैं वह इस प्रकार से हैं। तो आइए देखते हैं वह कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वह कवि जो हैं कौन कौन हैं। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शाकुंतल शाकुंतल माथुर हैं, हरि नारायण व्यास हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं, जो कि ठेले पर हिमालय नामक, ठीक है, रचनाएं करते हैं। चौथे तार सप्तक में कौन कौन से कवियों को सम्मिलित किया गया? ठीक है, यानी कि जो चौथा तार सप्तक है उसमें कौन कौन से कवियों को सम्मिलित किया गया? तो यहाँ आपकी उनकी लिस्ट देखने को मिलेगी। चौथे तार सप्तक में निम्नलिखित कवियों को सम्मिलित किया गया है। राजकुमार कुंभज, अवधेश कुमार, श्री राम वर्मा, नंद किशोर आचार्य, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती, सुमन राजे। अरे यायावर याद रहे, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की किस विधा की रचना है? तो ये भैया आपका हो जाएगा संस्मरण विधा। ठीक है, संस्मरण विधा। अगला क्वेश्चन है जो आपका वह है, एक बूंद सहसा
उछली, ठीक है, एक बूंद सहसा उछली में किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है, यह चीज आपको बताना है। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली में किस प्रकार की रचनाओं का संग्रह है, इसके विषय में जब आप बताओगे तो आप कहोगे एक बूंद सहसा उछली कृति में जो है आगे की यूरोप प्रवास के अनुभव संस्मरणात्मक शैली में संकलित है। ठीक है, यानी यूरोप प्रवास इस तरह से। अगला जो है आपका आगे की 5 प्रयोगवादी रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, यानी अज्ञे जी की जो 5 प्रयोगवादी रचनाएं हैं उनके विषय में यहाँ पूछा जा रहा है। तो वह है आपके इत्येलम, ठीक है, इत्य इलम, ठीक है, जो कि 46 में जा रही है, और हरी घास पर क्षण भर जो कि 49 में आ रही है। ठीक है, बावरा हेरी 54 में, आंगन के पार द्वार 61 में, कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, यह 67 में आ रही है। आगे जब बढ़ेंगे तो अगला है आपका अज्ञेय जी की उस रचना का नाम बताइए जिस पर उन्होंने काव्य एवं उपन्यास दोनों लिखा। ठीक है, तो ये आपका नदी के द्वीप ही हो जाएगा। अज्ञेय जी की यहाँ मृत्यु पूछी जा रही है जो कि 4 अप्रैल 87 है। ठीक है, 1987, जो कि आपका दिल्ली में होता है। उसके बाद देखिए धूमिल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो आप कहोगे गुरुजी सुदामा पांडे धूमिल, ये तो बहुत सरला है। उसके बाद देखिए धूमिल का जो है जन्म पूछेगा तो 9 नवंबर 1936 को वाराणसी उत्तर प्रदेश आपको बताना है। आगे यहाँ पूछा जा रहा है धूमिल की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, तो यहाँ आप लिखोगे कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। देखो यहाँ धूमिल के कितने काव्य संग्रह हैं। ठीक है, धूमिल जो है इनके कितने काव्य संग्रह हैं, तो इनके 3 हैं। संसद से सड़क तक जो कि 72 है, कल सुनना मुझे जो कि 76 है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र जो कि आपका 84 है। ठीक, 1984। पटकथा मोचीराम शीर्षक कविता किसकी है, तो ये आपका धूमिल की हो जाएगी। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, किसकी पंक्ति है। ठीक है, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ, तो यह किसकी पंक्ति है, आप कहोगे धूमिल जी की है। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे ये आपकी लास्ट स्लाइड है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ठीक है, कविता भाषा में जो है आदमी होने की तमीज है, किसकी पंक्ति है, यानी कविता भाषा में तमीज है। ठीक है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसकी पंक्ति है, तो ये भी धूमिल की हो जाएगी। उसके बाद देखिए धूमिल की मृत्यु जो है 10 फरवरी 75 को हो रही है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो रही है। आजादी एक झूठी थाली है, आजादी एक झूठी थाली है, यह किसकी पंक्ति है, तब कहोगे आप यह भी धूमिल की है। और देखिए किस्सा जनतंत्र का किसकी रचना है, तो यह भी धूमिल की है, और ये आपके सिलेबस में लगी है, यानी हमारे सिलेबस में लगी है, तो इसको भी हमें पढ़ना है। मान बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, मान बहादुर सिंह का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था, तो अक्टूबर 1938 को गांव जो है बरवारीपुर, कादीपुर सुल्तानपुर, तो ये जो है अपने ही आसपास क्षेत्र के हैं, कादीपुर के। ठीक है, कादीपुर सुल्तानपुर के ही ये कवि हैं मान बहादुर सिंह जी। देखिए इन्होंने क्या लिखा, बीड़ी बुझने के करीब। ठीक है, बीड़ी बुझने के करीब किसका काव्य संग्रह है, तो इन्हीं का है मान बहादुर सिंह का। मान बहादुर सिंह का देहांत कब हुआ, तो ये हुआ आपका जुलाई 97 में, यानी 1997 को हत्या की गई। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला जो है आपका सरपत। जब मैंने सिलेबस भी दिखाया था तो भी बताया था सरपत किसकी रचना है, तो मान बहादुर सिंह जी की है, जो कि सरपत हमें पढ़ना भी है। तो यहाँ तक आज की चर्चा में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ लिया। अब इसके बाद जो है हम लघु उत्तरीय पढ़ेंगे, उसके बाद विस्तृत पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा जो तीसरा पेपर है वह तीसरा पेपर में जो है यानी तीसरा सेमेस्टर जो है, उस तीसरे सेमेस्टर में जो है पहला पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हम दूसरा पेपर पढ़ेंगे, फिर तीसरा पढ़ लेंगे, चौथा पढ़ लेंगे, इस तरीके से हमारा सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।